गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो अभी सब? घर पे हो? स्वस्थ हो? एकदम फर्स्ट क्लास। तो न्यूज तो आपको मिली गई होगी कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक के लिए स्कूल्स को ऑफ किया है। स्कूल्स क्लोज रहेंगे, ओपन नहीं होंगे। लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बच्चों की स्टडीज जो हैं उनके लिए हमें या स्कूल्स को ये एफर्ट्स करने हैं कि वो स्टडीज का नुकसान ना हो, उनकी स्टडीज जो है वो प्रभावित ना हो। तो आप तो जानते हैं कि आपका पाला, आपका स्टाफ, आपके टीचर्स हमेशा आप लोगों के लिए चिंतित रहते हैं। तो बस इसी क्रम में अब हम आप लोगों के लिए आपके घर पर बैठे ही आपके ऑनलाइन वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको घर बैठे ही बिल्कुल स्कूल की तरह ही पढ़ने का मौका मिलेगा। बस ये है कि आप अपनी क्लासरूम की एंजॉयमेंट को अपने घर पे थोड़ा एंजॉय नहीं कर पाएंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन इस बात की बिल्कुल श्योरिटी है कि घर पर आपको वो सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी जो आपको एक नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ने को मिलती है। तो बस इसी क्रम में मैं अनुराग और आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के साथ ही अपनी इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों ने सभी ने या तो बुक्स खरीद ली होंगी, और अगर बुक्स नहीं खरीदी हैं तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल हैं, शॉप्स पर बुक्स आई हुई हैं। आप वहां से जाकर बुक्स जो हैं वो परचेज कर सकते हैं। इन केस आप मार्केट से नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आप किसी पुराने स्टूडेंट से भी बुक्स परचेज कर सकते हैं, उससे भी बुक्स ले सकते हैं। अभी तक सिलेबस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट जो है वो सीबीएसई की तरफ से नहीं आया है कि भाई सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए जाएंगे या जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। तो जैसा कि सब जानते हैं कि हाँ, जो स्टडी पीरियड रहेगा वो इस साल का सेशन जो है वो कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि जुलाई ऑफ है। अभी भी कोई पता नहीं है कि भी आगे स्कूल कब तक खुलेंगे। तो लग रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि भी आपका सिलेबस जो है वो कुछ कम करेगी। सीबीएसई सिलेबस को जरूर कुछ कम करेगी, लेकिन क्या कम करेगी, क्या क्या चीजें हटाई जाएगी, उनका अभी कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन बुक्स आपकी सेम रहेंगी। अगर कुछ कम होगा तो डेफिनेटली कुछ चैप्टर्स जो हैं वो उसमें से रिमूव कर दिए जाएंगे। तो अभी हम आपको जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं ये उन चैप्टर्स को पहले पढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिनको सीबीएसई हटाएगी नहीं। ओके, तो जो चैप्टर्स हमें ये मान लीजिए कि डाउट है कि शायद ये चैप्टर्स हट सकते हैं, तो वो चैप्टर्स हम अभी अपने इस ऑनलाइन कोर्स के दौरान जो है डिस्कस उन पे नहीं करेंगे। फिलहाल केवल उन चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे जो सिलेबस में हटाए नहीं जाएंगे, वो आपके सिलेबस में रहेंगे। तो मार्केट्स में बुक अवेलेबल है, आप मार्केट से ले सकते हैं। आप अपने किसी बड़े भाई बहन की किताब अगर आपके पास में है तो वो ले सकते हैं। और अगर आप किसी अपने दोस्त से, किसी पड़ोसी से, किसी से भी अगर पुरानी बुक भी परचेज करना चाहें तो इंग्लिश की पुरानी बुक्स भी आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 बुक्स आपके कोर्स में लगती हैं। एक का नाम है फ्लेमिंगो, दूसरी का नाम है विस्टास। ये दोनों बुक्स आपको जल्दी से जल्दी परचेज करनी है, ताकि जो इस ऑनलाइन क्लासरूम में हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसे आप बड़े आराम से और बड़े ही सुकून के साथ अपने घर में कूलर, एसी और पंखे की ठंडी हवा में ठंडा पानी पीते हुए, आइसक्रीम का मजा लेते हुए आप उनको एंजॉय कर सकें। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि आज हम क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन। अब आप सोच रहे होंगे कि लेसन हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, टाइटल है लास्ट लेसन, तो इसमें घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। टाइटल जरूर लास्ट लेसन है, लेकिन इस लेसन का इस समय के दौर के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है। आप सभी अपने स्कूल से दूर हैं, काफी टाइम हो गया है। मार्च के अराउंड लॉकडाउन हुआ था, तब से सभी घरों पे हैं, तो स्कूल को डेफिनेटली आप मिस भी कर रहे होंगे। तो इस लेसन में हम काफी हद तक अपने उन पुराने स्कूल डेज को रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डॉटेट।
अल्फोंसी डॉटेट कौन है? अल्फोंसी डॉटेट एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है, बहुत ही अच्छे नॉवेलिस्ट है। कभी आपको इनकी नॉवल पढ़ने का मौका मिले तो डेफिनेटली आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लिखते हैं अल्फोंसी डॉटेट, फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं या ये चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो लास्ट लेसन स्टोरी है, ये स्टोरी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके की बातें इस स्टोरी में हम लोगों को देखने को मिलेगी, हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। तो स्टोरी के बैकग्राउंड पर बात करते हैं। देखिए, द स्टोरी इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको-प्रूशियन वॉर व्हिच वाज डन इन 1870 एंड 71। तो 1870 और 71 के बीच एक युद्ध हुआ था, एक लड़ाई हुई थी फ्रांस और प्रूशिया के बीच। तो जिस तरीके से अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है तो हम उसे इंडो चाइना वॉर बोलते हैं, अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो हम उसे इंडो पाक वॉर बोलते हैं। इसी तरह से फ्रांस और प्रूशिया के बीच में जो 1870 और 71 के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई को फ्रैंको-प्रूशियन वॉर कहा जाता है। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। इस लड़ाई में प्रूशिया की जो सेना थी, जो आर्मी थी, उस आर्मी को लेड किया था बिस्मार्क ने। और इस लड़ाई में फ्रांस, जो कि आज के समय का एक बहुत ही जाना माना देश है, बहुत ही शक्तिशाली देश है, उस लड़ाई में फ्रांस हार गया था। अब हार गया था तो आप समझ सकते हैं कि हारने के बाद में जो स्थिति है वो बहुत ही विकट हो जाती है, बहुत ही सीवियर कंडीशंस हो जाती हैं, क्योंकि जिस कंट्री ने भी जीता है, जो भी कंट्री लड़ाई में जीता है, वो अपना दबदबा अपने उस दूसरे देश के ऊपर बनाने की कोशिश करता है। जैसे हम अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जापान के ऊपर अमेरिका ने बम गिराए, एटम बम्स गिराए, सब जानते हैं। और उन बम का जो विनाश हुआ, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उस डिस्ट्रक्शन की पीड़ा को, उसकी उस एग्नी को, उस दुख को जापान आज भी झेल रहा है, आज भी वो उस चीज की पीड़ा से दुखी है। तो क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका पावरफुल था और पावरफुल होना चाहता था, और बस इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे एटम बम जाकर जापान पर गिरा दिया। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को हम लोगों को मिलेगा कि प्रूशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। यानी कि आज क्योंकि देखो वर्ल्ड मैप के ऊपर अपडेशन होती रहती है, वर्ल्ड मैप के ऊपर हर रोज कुछ ना कुछ, कभी कोई नया कंट्री बन जाता है, कभी कहीं पर कुछ। अभी कुछ दिनों पहले आपने जैसे सुना होगा कि चाइना के सोल्जर्स जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस गए थे, काफी मारकाट भी हुई और कुछ हमारे सोल्जर्स जो है उसमें शहीद भी हुए। और ये भी सुनने में आ रहा है बार बार कि भाई चाइना ने इंडिया की जो जमीन है उसको अपने कब्जे में कर लिया है। इधर नेपाल है, वो भी अपनी तरफ से एक मैप बना रहा है, उस मैप में ये कह रहा है कि इंडिया का इंडियन टेरिटरी का कुछ हिस्सा जो है वो नेपाल का हिस्सा है, नेपाल की जमीन है वो। तो इस तरीके से वर्ल्ड मैप के ऊपर बहुत सारे तरीके के अपडेशन होते ही रहते हैं। तो आज आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर जो जर्मनी दिखाई देता है, पोलैंड दिखाई देता है, ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा जो नजर आता है, उस समय में यानी 1870-71 के आसपास उस एरिया को, उस लैंड को प्रूशिया ही कहा जाता था, प्रूशियन लैंड हुआ करती थी। तो डेफिनेट सी बात है, फ्रैंको-प्रूशियन वॉर 1870-71 में हुई। इस वार के अंदर फ्रांस हार गया, और हार गया तो ये स्वाभाविक था कि उसकी कुछ ना कुछ जमीन जो है वो प्रूशिया के पास चली गई। ओके, सो टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेन, ये दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस और लॉरेन, और ये दोनों भी डिस्ट्रिक्ट इसके हाथ में पड़ गए, प्रूशिया के हाथ में चले गए। यानी प्रूशिया इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का मालिक हो गया। अब ये चीज आप ऐसे समझ के देखिए कि अभी हम अपने देश में रह रहे हैं, अपने देश में हमारे पास में सारी तरीके की फ्रीडम है, हम हर तरीके से अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, सारे राइट्स हैं, हम अपने राइट्स को यूज करते हैं, उनकी राइट्स की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अचानक वॉर हो, और इस वॉर के अंदर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है,
गंगानगर और हनुमानगढ़ बॉर्डर के ऊपर पड़ते हैं, बॉर्डर के पास ही पड़ते हैं, तो कोई ज्यादा दूर भी नहीं। मान लीजिए कि हमारा पाकिस्तान के साथ में बैटल हो जाए, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो जाए, और इस लड़ाई में पाकिस्तान जो है हमारे अगर 2 डिस्ट्रिक्ट को अब हथियार है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट अगर उसके पास चली जाए, तो डेफिनेट सी बात है कि पाकिस्तान क्या करेगा, वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट पर अपना दबदबा बनाने के लिए अपनी चीजों को यहां लागू करेगा। वो चाहे जोर जबरदस्ती से करे या वो चाहे कानून बनाकर करे, कैसे भी करे, लेकिन वो अपनी चीजों को हम पर थोपने की कोशिश बिल्कुल करेगा। तो बस ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ। अल्सेस और लॉरेन ये 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये प्रूसिया के पास चले गए, प्रूसिया ने इनको अपना कब्जे में ले लिया। द स्टोरी डिस्क्लोजेस द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द सोशल, कल्चरल एंड स्कूल लाइफ ऑफ द 2 डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये कहानी हमें क्या बताएगी, द लास्ट लेसन, यानी कि आखिरी सबक। ओके, तो ये कहानी हमें बताएगी कि जब लड़ाई के बाद ये दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रूसिया के पास चले गए, तो प्रूसिया के सोशल, कल्चरल और वहां की स्कूल लाइफ पर उसका क्या इफेक्ट आया, क्या बदलाव आए, उन लोगों को क्या ऐसी पीड़ा थी, क्या ऐसे दुख थे जो उनको झेलने पड़े। ये सारी बातें जो है वो इस कहानी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी के अहम किरदार से मिलवा देता हूं। इस कहानी का अहम किरदार है आपके ही जैसा एक छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा जिसका नाम है फ्रेंच। ओके, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा कि जो कहानी का किरदार है उसका नाम है फ्रेंच। ओके, सो दिस इज फ्रांस, दिस इज फ्रेंच एंड दिस इज फ्रेंच। तो ये क्या है, ये एक स्कूल गोइंग बॉय है, एक छोटा सा बच्चा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, उसकी स्कूलिंग अभी चल रही है, पढ़ाई कर रहा है वो, और यही इस कहानी का अहम किरदार है। पूरी कहानी जो है वो इस एक बच्चे के अराउंड घूम रही है, और ये बच्चा अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रूसिया के हाथों में जाने के बाद कैसा महसूस कर रहा है, बस उसी के ऊपर ये कहानी है। तो शुरू करते हैं कहानी को। आपके पास बुक्स नहीं है तो फिलहाल आप ऑनलाइन या इंटरनेट से जो है ये लेसन डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं मेरे साथ साथ। और अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक्स ओपन कीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट से बुक जल्दी से जल्दी परचेज करें, बुक्स अवेलेबल करें अपने पास, ताकि आपको क्लास जो है उसको एंजॉय करने का मौका मिले, आप क्लास को एंजॉय कर पाए और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बात आपको बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ओके, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. I started, अब कहानी की बिगिनिंग से ही चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही है कि इसमें फ्रेंच खुद आपको कहानी सुना रहा है, यानी कि आपकी कहानी का नैरेटर कौन है, फ्रेंच। अब देखिए दो चीजों में डिफरेंस है और बिल्कुल साफ ये डिफरेंस आपके सामने क्लियर कर देता हूं। एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं नैरेटर, और एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं ऑथर या राइटर। तो नैरेटर कौन होता है? नैरेटर वो होता है जो आपको कहानी बताने का काम कर रहा है। जैसे यहां इस स्टोरी में हमें कहानी बताने का काम कौन कर रहा है? फ्रेंच। फ्रेंच बता रहा है, वो कह रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चला, मैं स्कूल के लिए निकला। तो कहानी कौन बता रहा है? फ्रेंच। तो नैरेटर कौन हो गया? फ्रेंच हो गया। और ऑथर कौन होता है? ऑथर वो पर्सन होता है जो कहानी को लिखने का काम करता है। तो लिखी किसने है? अल्फोंसे डॉटेट ने लिखी है। ओके, तो डॉटेट्स आपने लिखी है, लेकिन कहानी आपको सुना कौन रहा है? आपको कहानी सुना रहा है फ्रेंच। तो नैरेटर कौन हो गया? फ्रेंच आपका नैरेटर। ओके, तो चलिए देखो शुरू करते हैं कहानी क्या कहती है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉलिंग। मैं स्कूल के लिए निकला उस सुबह, थोड़ी मतलब लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए। जैसे कई बार हम भी स्कूल के लिए निकलते हैं, अगर मान लीजिए लेट हो जाती है तो थोड़ा भागम होते हैं, थोड़ा जल्दी में होते हैं, क्योंकि
ऐसा ना हो स्कूल लेट हो जाए और कल को स्कूल पहुंचे और डांट पड़ जाए, हमें थोड़ी झिड़की ले दे, कोई थप्पड़ लगा दे, तो थोड़ा सा डर रहता है स्कूल पहुंचने का। और अगर मान लीजिए कि स्कूल में एक टीचर बड़ा ही स्ट्रिक्ट हो, जो आपको स्कूल में आते ही आपसे पूछे आप लेट क्यों हो गए, आपको आते ही उस चीज के लिए पनिश कर दे या आप पे फाइन लगा दे, तो हमें उस चीज का डर ज्यादा रहता है। तो ऐसा ही यहाँ फ्रेंड्स के साथ में भी था। फ्रेंड्स उस सुबह स्कूल जाने के लिए निकला, वो थोड़ा लेट हो गया था और इसलिए उसे डांट का काफी डर लग रहा था। अब किसकी डांट का डर लग रहा था इंपॉर्टेंट है, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. अब यहां दूसरा जो किरदार हमारे सामने आया है वो है मिस्टर एम हैमल। अब मिस्टर एम हैमल कौन है? मिस्टर एम हैमल फ्रेंच के टीचर है। ये उस स्कूल के अंदर टीचर है जहां फ्रेंच पढ़ता है और मिस्टर एम हैमल जो है वो काफी स्ट्रिक्ट किस्म के टीचर है, यानी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने वाले टीचर हैं, जो डिसिप्लिन है उसे फॉलो करने वाले टीचर है, डिसिप्लिन लवर है। तो डेफिनेटली सी बात है कि फ्रेंड्स को अपने टीचर का थोड़ा सा डर भी है। और खास आज किस लिए डर है, डर क्यों रहा है? वो कहता है कि स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। मुझे इस बात का खास जो है वो डर लग रहा था क्योंकि एम हैमल ने कल भी कहा था कि आज वो हमसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब समझ में आई बात कि जब आपको ये कह के भेजा जाता है पहले दिन कि भाई कल आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट किसका होगा? मैथमेटिक्स का होगा। टेस्ट किसका होगा? जी फिजिक्स का होगा। टेस्ट किसका होगा? जी केमिस्ट्री का होगा। तो क्या करते हैं? दूसरे दिन अपने आप बहाने आ जाते हैं, भाई मेरी तो तबीयत आज थोड़ी नासाज है, ओ मुझे तो पेट में दर्द हो रहा है, अरे घर पे कोई काम हो गया। यानी हम स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढते हैं कि कैसे भी करके जो टेस्ट वाला दिन है वो टेस्ट वाला दिन निकल जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए टेस्ट होते हैं वो आपकी भलाई के लिए होते हैं, आपके जजमेंट के लिए होते हैं कि भाई आप अपने आप को जज कर सके कि भाई हाँ हमने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो टेस्ट से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़कर आगे टेस्ट देना चाहिए क्योंकि यहां अगर आपकी कमी होगी तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर यहां आपने टेस्ट नहीं दिए, वो कमी आप में बनी रहेगी और अगर आप बोर्ड में पहुंचे और बोर्ड के एग्जाम में बैठे और वो कमी अगर आपको उस बोर्ड के एग्जाम में सामने आई तो उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए टेस्ट से घबराना नहीं। तो देखिए अब आप फ्रेंड्स से सीखने की कोशिश कीजिएगा कि छोटा सा बच्चा है लेकिन कितना मतलब अच्छा मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहा है कि मैं स्कूल के लिए उस सुबह निकला, मैं थोड़ा लेट था और मुझे डांट का बहुत डर लग रहा था, खास तौर से एम हैमल की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि आज वो हमसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल्स का पहला अक्षर ही नहीं आता था। मतलब मेरी तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी या मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने लर्न नहीं किया था और इसलिए मुझे ज्यादा डर लग रहा था कि आज तो पार्टिसिपल्स पूछेंगे मेरे स्कूल में, पार्टिसिपल्स मुझे आते नहीं है, तो आज तो डांट पक्की। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक बार तो मैंने सोचा स्कूल जाते ही नहीं, आज स्कूल से ही कल्टी मार जाते हैं और कहा चलते हैं कहीं घूमने, निकल जाते हैं कहीं इधर उधर, कोई खेतों में, कोई इधर उधर आसपास के जगहों में और नेचर को एंजॉय करते हैं। मतलब स्कूल जाने की बजाय घूमने निकल जाते हैं, आज स्कूल से बंक मार जाते हैं। ऐसा ख्याल जो है वो फ्रेंड्स के दिमाग में आया। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। दिन काफी चमकीला था, यानी खुशनुमा दिन था जैसा कि आमतौर पे हमारा बारिश होने के बाद में कभी कभार होता है। तो चमकीला सा दिन था और ठीक ठाक सी गर्मी थी। देखो अक्सर क्या करते हैं, गलती हम कर बैठते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वर्ड यहां पर यूज हुआ है वार्म, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है हल्का गर्म, ठीक है। अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स इस वर्ड को इसके साथ कंपेयर कर देते हैं हॉट के साथ, जबकि हॉट गर्म, हॉट का मतलब गर्म है, जैसा हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में होता है, ठीक है, उसे हम हॉट कह सकते हैं। आपने गैस के ऊपर कोई चीज चढ़ाई है और उसको आपने गर्म किया, दैट इज हॉट। लेकिन अगर ऐसा है कि उसको आप आराम से टच कर पा रहे, जैसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं ना निवाया पानी,
ठीक है, गुनगुना पानी। तो बस वो हल्का सा गर्म होता है, उसे वार्म वर्ड कहा जाता है। तो उस दिन जो दिन था वो दिन ठीक ठाक गर्म सा था, यानी एक हल्का गुनगुना सा दिन था, चमकीला सा दिन था, मतलब बड़ा अच्छा दिन था। तो मैंने सोचा यार स्कूल जाना है, इससे तो क्या फायदा है, स्कूल जाएंगे तो एम पार्टिसिपल पूछेंगे, अपने को पार्टिसिपल आते हैं, मजा करते हैं, निकलते हैं, घूमते हैं, आज बढ़िया मजा करेंगे। ओके, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जंगलों के किनारों पे पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आने लगी। अब बच्चों को ये चीजें बड़ी पसंद आती हैं, पेड़ों पे पक्षियों का बोलना, पानी के कलकल की आवाज, नहर के अंदर से पानी के बहने की आवाज, नहर में जाके नहाना, तो ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है बच्चों को। तो बस ऐसा ही फ्रेंच के सामने भी था। फ्रेंच कहता है द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जंगल के किनारों पर मुझे पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। जो आटा चक्की थी, उस आटा, सामिल आटा चक्की होती है, आटा चक्की जो थी उसके पीछे जो खाली मैदान पड़ा था उसमें प्रूसिया के सैनिक कदम ताल कर रहे थे। अब कदम ताल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि भैया अब सेना जो है वो जीत गई, ओके, प्रूसिया जो था, प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया, अल्सेस और लॉरिन जो है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट उनके कब्जे में आ गए। अब जो प्रूसिया की सेना है वो क्या करती है, वो वहां गलियों में, खेतों में, उनमें घूमती है, कदम ताल करती है, मार्च करती है, जिसको हम बोलते हैं ना मार्च। जैसे मान लीजिए अभी अपने एरिया में कर्फ्यू लग जाए, तो कर्फ्यू लगने के बाद में स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या करती है कि पुलिस है या आर्मी है तो वो गलियों में मार्च करती है, उसी को ड्रिलिंग कहा जाता है। ओके, तो ये वो वाली ड्रिल नहीं है जो आप ये समझ रहे हैं कि दीवार में छेद करने वाली ड्रिल होती है, वो वाली ड्रिल नहीं है। इस ड्रिल का मतलब है कि जो प्रूसियन सैनिक जो थे, वो प्रूसियन सैनिक वहां ड्रिल कर रहे थे, वहां कदम ताल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। ये सारी जो चीजें थी, यानी कि जो पक्षियों का चहचहाना था, जो प्रूसियन सैनिक जो ड्रिल कर रहे थे, उनकी जो ड्रिल थी, जो खुशनुमा माहौल था, जो कि बाहर की जो गुनगुना दिन था, ये सारी चीजें फ्रेंच को ज्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। अब ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब होता है लालायित करना, ओके, यानी कि किसी चीज को अट्रैक्ट करना। तो फ्रेंच स्कूल की बजाय उन बाहर की चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, वो बाहर की चीजों से ज्यादा आकर्षित कर रही थी कि भाई स्कूल का छोड़ दो, जाने दे, स्कूल का कुछ नहीं है, यहां बैठ आराम से मजे में देख, नेचर को एंजॉय कर पूरा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरी ऑफ द स्कूल। अब ये बात देखो फ्रेंच की कितनी अच्छी है। फ्रेंच कहता है कि हालांकि ये सारी चीजें मुझे टेम्पटिंग कर रही थी, मुझे लाइक कर रही थी, मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन मेरे अंदर ये ताकत थी कि मैं अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करूं, उसका विरोध करूं। बोले नहीं, मुझे स्कूल जाना है, ठीक है, भले ही मुझे पार्टिसिपल्स याद नहीं है, मैंने पार्टिसिपल्स तैयार नहीं किए हैं, डांट पड़ेगी नहीं, फिर भी मुझे स्कूल जाना है। सो दिस इज कॉल्ड स्पिरिट। यही स्पिरिट आप में भी होनी चाहिए कि भले ही आप चीज को तैयार नहीं कर पाए, आपका टेस्ट है, ठीक है, अगर टेस्ट में आप बहाना बनाकर घर रह रहे हैं तो उसमें आप अपना ही नुकसान करते हैं। तो फ्रेंच से ये बात हमें सीखनी चाहिए कि हमारे सामने चाहे परेशानी कैसी भी हो, लेकिन अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें आगे बढ़कर उस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब मैं जब टाउन हॉल के पास से गुजरा, टाउन हॉल आमतौर पे एक तरह की बिल्डिंग होती है, ऐसा मान लीजिए कि खासतौर से कुछ शहरों में जहां नगर पालिका का ऑफिस चलता है, उस नगर पालिका की बिल्डिंग को भी कुछ जगह पे टाउन हॉल कहा जाता है। तो जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि हमेशा की तरह बुलेटिन बोर्ड पर काफी सारे लोगों की भीड़ थी। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या था, देखिए कि ऑलरेडी फ्रांस और प्रूशिया वॉर की स्थिति में थे, दोनों आपस में लड़ाई चल रही थी, दोनों में लड़ाई हो रही थी। तो 1870 के आसपास की जब ये बात है, तो उस समय के अंदर आज की तरह टीवी चैनल्स नहीं होते थे। आज तो क्या है कि भाई कहीं पे कोई
घटना होती बाद में, या चैनल पे आप पहले ही जाती है, वो पहले ही उस चीज का टेलीकास्ट शुरू कर देते हैं, दिन भर उसका टेलीकास्टिंग चलती रहती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो उस समय में लड़ाई की जो इंफॉर्मेशन है, कैसे पता लगेगा कि यहाँ भी लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, कितने सैनिक किसके मारे गए। इस इंफॉर्मेशन के लिए क्या किया गया था, टाउन हॉल के पास में एक क्या लगाया गया, एक बुलेटिन बोर्ड जो है वो लगाया गया। और जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो इंफॉर्मेशन क्या करते थे, इस बुलेटिन बोर्ड पर लगा देते थे, ताकि वहां के जो लोग हैं वो डायरेक्ट इस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर वहीं से उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते। मतलब ये कह सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड काफी हद तक हमारे स्कूल के नोटिस बोर्ड्स की तरह ही होता था। ठीक है, तो यहां पर बुलेटिन बोर्ड पे इंफॉर्मेशन जो है वो पेस्ट कर दी जाती थी। और तो फ्रेंड्स कहता है कि आज जब मैं स्कूल के लिए निकला, मैं जब स्कूल के लिए जा रहा था, टाउन हॉल के पास से जब गुजरा, तो बुलेटिन बोर्ड पर हमेशा की तरह वैसे ही भीड़ इकट्ठा थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से, यानी कि लड़ाई कब से चल रही है, 70-71 की थी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 70-71 यानी 2 सालों से लड़ाई। तो 2 सालों से, पिछले 2 सालों से जब से ये लड़ाई चल रही है, तब से हमारी सारी जो बेकार खबरें हैं, जो हमारे लिए दुख की खबरें हैं, जो हमारे लिए अपशकुनी खबरें हैं, बुरी खबरें हैं, वो सब कहां से आ रही थी, इसी बुलेटिन बोर्ड से। क्यों? क्योंकि जीत कौन रहा था, रूसिया जीत रहा था। हार कौन रहा था, अल्सेस और लॉरेन हार रहे थे। किसके सैनिक मर रहे थे, अल्सेस और लॉरेन और फ्रांस के सैनिक मर रहे थे। तो इनकी जितनी भी बुरी खबरें थी कि हाँ इस युद्ध के अंदर फ्रांस हार गया है, प्रूसिया जीत गया है, अब से अल्सेस और लॉरेन जो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आज से प्रूसिया के हिस्से होंगे, वो सारी खबरें कहां से आ रही थी, इस बुलेटिन बोर्ड से। इसलिए इस बुलेटिन बोर्ड को उसने क्या कहा है, इस बुलेटिन बोर्ड को ही उसने कहा है अपशकुनी। कि सारी की सारी जो हमारी बुरी खबरें थी, वो बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही थी। कैसे? द लॉस्ट ऑफ बैटल्स, लड़ाई के हारने की खबरें। द ड्राफ्ट, जो भी प्रूसिया की कंट्री की तरफ से जो आदेश होते थे वो सब, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, उनके सेना के जो अध्यक्ष होते थे या सेना के जो उनके ऑफिसर्स होते थे, उनके जो ऑर्डर्स होते थे, वो सब के सब कहां आते थे, बुलेटिन बोर्ड। इसलिए ये बुलेटिन बोर्ड हमारे लिए क्या था, बुरी खबरों का एक जरिया था, यहां से बुरी खबरें ही आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना वहां रुके मैं जब टाउन हॉल के पास से गुजरा, भीड़ देखी, तो मैं रुका तो नहीं, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था और मैं ऑलरेडी लेट हो गया था, तो मैं रुका तो नहीं, लेकिन मैंने अपने आप से ही सोचा, अंदर ही अंदर मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो गया, अब क्या नई खबर आ गई, हम तो पहले से ही दुखी हैं, खबरें तो पहले से ही सारी की सारी बुरी आ गई, अब क्या नई खबर आ गई, ये बात मेरे दिमाग में आई। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितनी तेजी से निकल सकता था मैं वहां से निकला, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी लेट, यानी फ्रेंड्स वॉज ऑलरेडी लेट एंड ही वॉज हरीड टू स्कूल, स्कूल जाना था, जल्दी थी उसको स्कूल जाने, तो मैं जल्दी से वहां उस बुलेटिन बोर्ड के पास से होके गुजरा। द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार, वॉचर, देखो ब्लैक स्मिथ है और ब्लैक स्मिथ का नाम क्या दिया गया है इसके अंदर, वॉचर। ठीक है, आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें भी 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है। एक तो है फ्रेंच, जो कि एक छोटा बच्चा है, स्कूल गोइंग बॉय है, और दूसरे एक टीचर है जिनका नाम है हेम। इन 2 के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि बार बार इस लेसन के जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स में आपको इनको यूज करना पड़ेगा। तो मैं जब उस बुलेटिन बोर्ड के पास से तेजी से निकला, तो जो लोहार वॉचर वहां खड़ा था विद हिज अप्रेंटिस, ये एक बहुत ही नया वर्ड है, हो सकता है शायद आपने पहले पिछली क्लास में इस वर्ड को पढ़ा भी हो, डेफिनेटली सी बात है, मुझे याद है कि पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने जरूर इस वर्ड को पढ़ा था, अप्रेंटिस, लेकिन मैं आपको इस वर्ड को एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूं। अप्रेंटिस कौन होता है? अप्रेंटिस का मतलब हम न्यू लर्नर बोल सकते हैं, अमूमन इसे कहा जाता है प्रशिक्षु। अब आप कहेंगे प्रशिक्षु कौन होता है? चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूं, अपनी देसी भाषा में बता देता हूं कि देसी भाषा में कौन होता है। घर में हम इलेक्ट्रिशियन बुलाया, ओके, या ऐसा मान लीजिए कि भाई कोई घर में हमने
कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा काम करवाया और उसमें एक मेन मिस्त्री आता है। तो एक आपने देखा एक मेन मिस्त्री होता है, या अगर इलेक्ट्रिशियन भी आपने बुलाया तो इलेक्ट्रिशियन एक मेन होता है जो ऊपर चढ़ के या पंखे का या प्लग का या जो भी काम कर रहा है वो काम करता है। एक उसके साथ आता है जो उसको चीजें पकड़ाता रहता है, कभी उसको ये चीज दे दी, कभी उसने कहा वायर दे दो तो वायर दे दी। ऐसे ही अगर हम कंस्ट्रक्शन के लिए जो मिस्त्री अगर हमने लगा रखा है, मैसन लगा रखा है, तो वो मैसन के साथ क्या होता है, मजदूर होते हैं उसको कोई चीज पकड़ाते रहते हैं। एक जो चिनाई करता है वो तो ईंटें लगा रहा है, लेकिन बाकी क्या करता है, बाकी मजदूरी का काम कर रहे होते हैं। वो क्या है, दोस आर अप्रेंटिस, यानी वो भी काम सीख रहे हैं, वो भी प्रोफिशिएंट नहीं हुए हैं। जब वो प्रोफिशिएंट हो गए तब तो फिर उनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं हम लोग। तो अभी वो प्रोफेशनल नहीं हुए हैं, वो भी सीख रहे हैं, लर्नर हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अप्रेंटिस। तो यहां एक लोहार है जिसका नाम है वॉचर। वॉचर अपने अप्रेंटिस के साथ वहां खड़ा था, ओके। उसने मेरे को देखा, कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने मुझे पीछे से आवाज दी, मुझे पीछे से ऐसे आवाज देते हुए उसने कुछ कहा कि डोंट गो सो फास्ट बट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे छोकरे, अरे भाग के जाने की जरूरत नहीं है, भाग के मत जा, इतना जल्दी जल्दी मत जा, तो स्कूल आराम से पहुंच जाएगा, टाइम बहुत बड़ा है, ठीक है। अब अगर आपके पास बुक है तो आपने ध्यान से देखो, इस बुक के अंदर जब ये स्टेटमेंट वॉचर ने किया तो वॉचर ने इस स्टेटमेंट के साथ ये वाला साइन किया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि वॉचर ने जो ये बात कही थी ये एक सीधा स्टेटमेंट नहीं था, वॉचर ने किसी ना किसी तरीके का इरॉनिकल क्या किया है, कमेंट किया है, यानी व्यंग्यात्मक टिप्पणी, ठीक है। यहां पर वॉचर ने व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की है कि अरे भाई भाग के मत जा, इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है, बहुत टाइम पड़ा है, स्कूल तो तू पहुंच ही जाएगा, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोगों पे व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बड़ा आलसी है, ठीक है, काम करता ही नहीं, बिल्कुल निठल्ला है, बैठा रहता है, हम क्या करते हैं, उसको कह के थक के नहीं मानता वो, तो फिर क्या करते हैं, उसको नेगेटिव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बोला नहीं 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 तू रहने दे, तू मत कर काम, तू थक जाएगा, तू कहीं मत, काम कर लेंगे, हम कर लेंगे, तू तो बैठ आराम आराम से खा। तो ये क्या है, हम असल में उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम असल में उसको क्या कर रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं, उसको ताना मार रहे हैं। और यहां पर वॉचर ने ताना मारते हुए कहा कि भाई स्कूल के लिए भागने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम पड़ा है, स्कूल पहुंच जाएगा। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. मुझे लगा कि शायद वॉचर अंकल यानी कि जो ब्लैकस्मिथ अंकल है, तो शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे पर हंसी कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे को तो अभी स्कूल पहुंचने की ज्यादा जल्दी थी कि स्कूल पहुंचना है, और मैं हाफता दौड़ता हुआ एम हैमिल के गार्डन यानी कि स्कूल पहुंच गया। अब देखिए गार्डन वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है उसे हम आमतौर पर बगीचा ही बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये गार्डन वर्ड जो है वो शायद यूज किया गया। तो एक छोटा सा स्कूल था एम हैमिल का, जो अपने घर में वो वहां चलाते थे, वो वहां पर पहुंच गया, और काफी हाफता वाला, क्योंकि जल्दी जल्दी तेजी से गया तो भागते हुए से वो पहुंचा। Usually when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler wrapping on the table. अब ये यहां जो बात कही गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई के एग्जाम्स में बार बार यहां से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो लेसन जब कंप्लीट होगा तो हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो उस समय मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि जब आप स्कूल आते हैं तो आपने देखा होगा स्कूल का माहौल एक अलग किस्म का माहौल होता है। आपको कई तरीके की आवाजें सुनने को मिलती है, आपको बेंचेस की खिसकने की आवाज सुनने को मिलती है, अगर बेंचेस में ड्रॉर्स हैं तो आपको उन ड्रॉर्स के खींचने की आवाजें सुनने को मिलती है, बच्चों की खेलने की आवाजें आ रही होती हैं, जूतों की आवाजें आ रही होती हैं। कहीं मान लीजिए कि कहीं पे कोई क्लास चल रही है तो उस क्लास में बच्चों के लेसन्स को रिपीट करने की आवाजें आती हैं। आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो एक साथ एक आवाज में जोर से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो वो आवाजें, ये सारी आवाजें स्कूल के अंदर आती है, यानी ये यूजुअल साउंड्स हैं जो आप जब स्कूल आते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप स्कूल आएंगे तो ये सारे साउंड तो आपको सुनने को मिलेंगे।
और सोचो कि आप स्कूल आए और आपको स्कूल में कोई आवाज नहीं सुनाई दे, बिल्कुल सन्नाटा, एकदम शांति, चुप है सब, कोई आवाज नहीं आ रही। तो थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं, यार क्या बात है, छुट्टी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं स्कूल की छुट्टी हो और मेरे को इन्फॉर्मेशन ही ना हो, मैं स्कूल आ गया। तो यहां कुछ ऐसा ही है। देखिए वो कहता है कि यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है या जब स्कूल सुबह लगता है तो वहां पे काफी आपाधापी होगी, बसल, वर्ड आया है बसल। ओके, तो इस बसल का मतलब है रश, काफी रश होता है स्कूल के अंदर, काफी बसल होती है। Which could be heard out in the street, इतनी तेज होती है कि उसको बाहर गली में भी सुना जाता है, यानी बाहर गली में तक आवाज आती है स्कूल की, ये रश की, बच्चों की इधर उधर दौड़ने भागने की, वो सब सुनाई देता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाजें, मतलब कोई बुक्स निकाल रहा है, कोई बैग रख रहा है, कोई टेबल इधर कर रहा है, चेयर इधर कर रहा है, उनकी जो आवाजें, वो आवाजें भी वहां आती हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, बच्चों का एक साथ एक स्वर के अंदर लेसन्स को रिपीट करने की आवाजें वो सुनाई देती हैं। वेरी लाउड, काफी जोर जोर से बोलते हैं, विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतनी जोर जोर से कि कभी कभार तो अपनी क्लास के लेसन को समझने के लिए हमें अपने कानों पे क्या रखने पड़ते हैं, हाथ रखने पड़ते हैं, इतनी तेज तेज आवाजें उनकी आती रहती हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की वो रूलर की आवाज जो बार बार टेबल पर ऐसे पटकने से आती है, ये आवाजें स्वाभाविक आवाजें हैं जो स्कूल में आती ही हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, पर आज सब कुछ शांत, सब कुछ बिल्कुल स्थिर था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. अब जब आवाज नहीं सुनाई दी तो मुझे लगा कि शायद तक सारे असेंबली में गए हुए होंगे, या हो सकता है कि सारे कहीं और होंगे, और मैं खुश हुआ कि चलो मुझे कोई देखेगा नहीं और मैं फटाफट जाके चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठ जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं स्कूल लेट आया। ऐसा फ्रेंड्स ने मन में सोचा और ये प्लान किया कि मैं फटाफट जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। दैट डे everything had to be as quiet as Sunday morning। उस दिन पूरे स्कूल में ऐसी चुप्पी छाई हुई थी, ऐसी शांति छाई हुई थी जैसी रविवार की सुबह होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स, क्लासरूम के लिए जाते समय खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, मतलब मैंने खिड़की से झांक कर देखा और क्लासरूम के अंदर मुझे अपने क्लासमेट्स नजर आए। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगहों पर, अपनी डेस्क पर, अपनी बेंचेस पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमर वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमर क्लासरूम में ही थे। देखो फ्रेंड्स ने तो ये सोचा था कि सारे कहीं गए हुए होंगे, बाहर ग्राउंड में होंगे या असेंबली में होंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा, सब के सब ऑलरेडी क्लासरूम में थे। एम हैमर भी क्लासरूम में ही थे और उन्होंने अपना रूलर जो था वो अपने आर्म्स के अंदर, यानी किस तरीके से अपनी बगल में दबाया हुआ था, और वो क्लास में चहलकदमी कर रहे थे, वो क्लास में अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर कि फ्रेंड्स ने यहाँ क्या यूज किया है, यहाँ यूज किया है हैड टू। हैड टू का मतलब है कि ये मजबूरी हो गई मेरी, भाई मैं चाहता नहीं था, मैं नहीं चाहता था ऐसा करना, पर मजबूरी होगी। क्यों? क्योंकि क्लासरूम में सारे थे। मैं तो ये सोचा था चुपचाप जाके बैठ जाऊंगा, चुपचाप बैठूंगा, क्लासरूम में तो सारे थे, तो मुझे मजबूरन क्लासरूम का दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने से होते हुए मुझे अपनी डेस्क तक जाना पड़ा। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed. अब आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, मुझे कितनी शर्म आई होगी। तो ब्लश का मतलब क्या होता है? अब देखो शर्म कई तरह की होती है। ओके, अब ये जो ब्लश है ये क्या है? ये होती है जिसको हम जैसे कहते हैं ना, नई नवेली दुल्हन होती है, तो नई नवेली दुल्हन जो है उसका जो शर्माना होता है, उस तरीके के शर्माने को ब्लश कहा जाता है। आपने कोई गलत काम किया और उस गलत काम की वजह से अगर आपको शर्म आती है तो वो ब्लश नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं?
उसे हम बोलते हैं ashamed। ठीक है, उसे हम ashamed बोलते हैं ना, shame। सो दैट इज, ये अलग शर्म है, ठीक है, ये शर्मिंदगी अलग है। और ये ब्लश मतलब आपको झिझक सी हुई, और झिझक की वजह से जो एक शर्म का एहसास होता है, हया जो चेहरे पर आ जाती है, उसे ब्लश कहते हैं। तो वो कहता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना करना कि मुझे कितनी शर्म आई होगी जब मैं क्लासरूम में सबके सामने से होता वो अपनी डेस्क पर गया, सबने मेरे को देखा, ओहो ये लेट आया। ठीक है, जैसे कई बार होता ना कि आप क्लासरूम में आए, क्लासरूम में अब आप लेट हो गए, ऑलरेडी क्लास में सबके सब बैठे हैं। कई बार क्या करते हैं, फिर टीचर कोई ना कोई एक आधा पे कमेंट मार देते हैं, कोई आपके ऊपर इस तरीके की कोई बात बोल देते हैं, और सारी क्लास क्या करने लगती है, आप पर हंसने लगती है। आपको उस समय कैसी शर्मिंदगी महसूस होती है, बस ऐसी ही शर्मिंदगी उस समय यहां फ्रेंच को महसूस हुई। तो कहता है यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश। अब आप सोच सकते हैं, आप मतलब महसूस कर सकते हैं कि मुझे कितनी शर्म आई होगी, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ होऊंगा, क्योंकि एम हैमल क्लासरूम में थे और मुझे डर इस बात का था कि एम हैमल मुझे डांटेंगे कि तुम लेट क्यों हो। तो आज की वीडियो में हम इस लेसन को यहीं छोड़ेंगे। इस लेसन को आप एक बार फिर से रिपीट करना। जो भी चीज आपको इसमें समझ में नहीं आई है, कोई वर्ड मीनिंग आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना। उसकी मीनिंग्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार सीखते रहिए। थैंक यू।